चलिए, तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करें, यानी कि कंपनी के बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना सीखना है। एग्जाम में इसमें से पूरा 14 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, स्टडी मैट का टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है? रिंग लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो ये एक टाइप से क्या होगा इसकी ऑथराइज कैपिटल। The following trial balance is extracted from the books on 31st March 20x2। 31st March 20x2 की बुक्स की बात कर रहा है। अब उसने क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस दे दिया, बिल्डिंग दे दी यानी कि पीपी दे दिया, ये भी पीपी है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, लूज टूल्स। लूज टूल्स भी किसका पार्ट होते हैं? इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। इधर देखें, सेल दे दिया, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी यानी कि अदर करंट लायबिलिटीज दे दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे दिए, उसका ओपनिंग बैलेंस। परचेजेस, सैलरी, डायरेक्टर फीस, रेंट, ऐसे करके काफी सारी चीजें उसने हमें यहाँ पर दे दिया। ठीक है ना? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 20x2 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, यानी कि कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से 1,60,000 ज्यादा है। ऊपर हमें दिखा था यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, तो एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 है तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? इससे 1,60,000 कम होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1,60,000 ज्यादा है किससे? ओपनिंग स्टॉक से। ठीक, तो ये कम हो जाएगा। पहली भी डॉट लगा लिया। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स, तो यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस पे? डेटर्स पे। ये आ गया। ठीक है ना? थर्ड, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, ये लास्ट में हम प्रोविजन निकाल लेंगे, इनकम टैक्स बना देंगे। ठीक है? डेप्रीशिएशन किस किस पे? बिल्डिंग और मशीनरी पे। तो एक यहां पर हमारे पास बिल्डिंग हो गया, एक मशीनरी हो गया। डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड एट द रेट 25% ऑन 2 अप्रैल एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%। तो यानी कि डिविडेंड दे दिया और साथ में 10% का क्या दे दिया? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर भी कर दिया। ठीक है ना? तो इसको भी हम लास्ट में देख लेंगे। जनरल रिजर्व, हाँ जी, हाँ, बट 2 अप्रैल को है, बट प्रॉफिट हमने उसी डेट पे कैलकुलेट किया है, ऑलमोस्ट 1 तारीख को। तो देख लेंगे इसका भी क्या कंसिडरेशन आएगा। ठीक। और ये लास्ट में क्या है? बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर। तो ये हमारी क्या होती है? कंटिजेंट लायबिलिटी, क्योंकि हमने क्या किया? बिल डिस्काउंट करा लिया लेकिन अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। तो मैच्योरिटी के टाइम पे अगर हमारा कस्टमर पे नहीं करेगा तो हमें पे करना होगा, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगी? कंटिजेंट लायबिलिटी कहलाएगी। तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में नहीं आती है, कहां पर आती है? फुटनोट में दिखाई जाती है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट योर नॉलेज। सबसे पहले बात करेंगे बैलेंस शीट ऑफ, क्या नाम है कंपनी का? डीएलएफ, रिंग, रिंग। तो बैलेंस शीट ऑफ रिंग लिमिटेड एज एट 31st March X2, 31st March X2। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब इसका फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। ये आ जाएगा अमाउंट, इधर आ जाएंगे नोट नंबर, ये हो गया पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में एक हमारा रहेगा शेयर कैपिटल, एक हमारा क्या होगा? शेयर कैपिटल, और दूसरा हमारा क्या रहेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकंड हमारा क्या हो गया? रिजर्व एंड सरप्लस। इनके नोट्स दिखा दो। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2। ठीक, बाकी वो सब कुछ होगा नहीं। शेयर वारंट्स और मनी एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी नहीं होगा। सेकंड नंबर पे हम दिखाएंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। है क्या कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? आई थिंक डिवेंचर्स वगैरह थे ना, ये रहे डिवेंचर्स है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बन जाएगी। नॉन करंट लायबिलिटी, क्या लिखते हैं इसको? नॉन करंट
लायबिलिटी। इधर आ जाएगा ए पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देख लो कुछ और है क्या या एक ही है? अगर एक ही है तो फिर वो बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई नोट। इक्विटी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व बस एक ही है, 14% डिबेंचर्स ही है, तो इसके लिए नोट नहीं बनाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद क्या आता है थर्ड पॉइंट में? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में हमारे पास सबसे पहले तो क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वगैरह कुछ है नहीं। क्या क्या है हमारे पास शॉर्ट टर्म में? एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है यानी कि अदर करंट लायबिलिटी हो गई, एक हमारे पास प्रोविजन छोड़ दो, इक्विटी शेयर कैपिटल छोड़ दो, जनरल रिजर्व नहीं, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं? ट्रेड पेबल्स होते हैं, वो आ जाएगा दो। और एक हमें प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाएगा। तो तीन चीजें आएंगी। तो सबसे पहले यहां दिखा दो ए पॉइंट में ट्रेड पेबल्स, सिर्फ एक ही क्रेडिटर्स ही है तो नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देंगे। बी पॉइंट में अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी दिखा देंगे। और एक हमारा हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब अदर करंट लायबिलिटी का बना देना नोट, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का भी बना देना उनका नाम, क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा कि वो है क्या अदर करंट लायबिलिटी। ठीक, तो इससे इसका आ जाएगा टोटल। ये हमारी हो गई लायबिलिटी साइड। फिर सेकंड पॉइंट हमारा आता है असेट्स। फिर हम बात करते हैं असेट्स की। असेट्स में पहले नंबर पे आते हैं नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है पीपीई। पीपीई नोट दिखा देना, नोट नंबर 5। ठीक, और क्या इंटेंजिबल एसेट्स है क्या कोई? बिल्डिंग मशीनरी, ये दोनों पीपी में आ गए। परचेजेस, सैलरी, डायरेक्टर फीस, रेंट, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अगर कुछ नहीं बोला तो हम उसको नॉन करंट मानते हैं। तो सेकंड पॉइंट बी पॉइंट आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें भी एक ही है तो डायरेक्ट डाल देना। ठीक, इसका इंटरेस्ट वगैरह देख लेंगे। तो पीपी यानी कि नॉन करंट एसेट्स में तो यही थे। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी? करंट एसेट्स की। सेकंड पॉइंट क्या आ गया? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या है? एक तो हमारे पास स्टॉक है, इन्वेंट्री, फिर इसके बाद डेटर्स भी है यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स। तो पहले ए पॉइंट में लिख दो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दोनों का नोट दिखा दो, कितना? नोट नंबर 6 और नोट नंबर 7। फिर उसके बाद और क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास है, बैंक में दिया हुआ है। और कैश भी है क्या? नहीं, सिर्फ बैंक है 60,000 रुपए का। तो थर्ड पॉइंट डाल दो, या पहले वो ले लो। एडवांस टैक्स भी है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ, ये रहा एडवांस टैक्स है। तो एडवांस टैक्स इसमें आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसको नोट नंबर दे दो 8। डी पॉइंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसको नोट नंबर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो एक ही है बैंक। ठीक, और कुछ है सर? एक इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, तो ये भी आपका क्या है? करंट असेट है। तो ई पॉइंट बन जाएगा अदर करंट असेट्स। इसका नोट नंबर देना चाहो तो दे दो, वरना तुम इसी की ब्रैकेट में यहीं पर लिख के दिखा सकते हो। बेसिकली क्या होता है, जिसमें एक ही आई एंट्री है ना, उसको तुम यहीं पर ब्रैकेट में लिख के दिखा सकते हो। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ब्रैकेट में तुमने बैंक लिख दिया, चल जाएगा। ठीक, अगर सिंगल एंट्री है तो चल जाएगा, अगर दो या दो से ज्यादा है तो उसका नोट बनाना मैंडेटरी है। ठीक है ना। और जो ये अदर वाली चीज होती है ना, जैसे अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट एसेट्स, इनका तो बना ही देना। ठीक है, इनका तो नोट बना ही देना जरूरी है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस शीट। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की। तो पी एंड एल स्टेटमेंट। ठीक है, पूरा नाम लिख देना, पी एंड एल स्टेटमेंट ऑफ रिंग लिमिटेड एज एट 31 मार्च। तो पूरा नाम लिख देना उसको। तो इधर आया पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। सबसे पहले क्या आता है? इनकम्स। तो इनकम में आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए तो सिर्फ सेल दी हुई है डायरेक्टली, तो उसको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है। कोई अदर इनकम है क्या? हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट थी, तो अदर इनकम।
अदर इनकम में मेरे ख्याल से बस एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब तो कुछ नहीं है। तो एक ही है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी के ब्रैकेट में बस लिख देना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा इन दोनों का टोटल, ये हो गया इन दोनों का टोटल। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मटेरियल तो है नहीं, तो यानी कि क्या है, परचेजेस है, तो यहाँ लिख लो परचेजेस, परचेजेस। फिर क्या आता है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक या फिर स्टॉक इन ट्रेड या फिनिश गुड्स, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या चेंज इन इन्वेंट्री बोल लो, ठीक। इसके बाद क्या आता है, वेजेस एंड एम्प्लॉय बेनिफिट। है क्या कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट के खर्चे, सैलरीज हैं, बस सैलरीज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में एक ही है सैलरी, तो नोट बनाने की जरूरत नहीं है, इधर ही लिख दो सैलरीज, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट है क्या कुछ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, तो फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। फिर क्या आता है, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसको एक काम करो, इसका अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं है, जो पीपी का नोट बनाया था वही रेफरेंस दे दो 5 नंबर, तो इसके नोट नंबर 5 ही दिखा दो इसको। और क्या आएगा, बस अदर, अदर कर अदर एक्सपेंसेस, इसका नोट नंबर कितना हो गया, 9। हाँ, 9 बन चुके हैं, 10 हो गया इसका, तो इसका नोट नंबर आ गया 10। इसका नोट नंबर कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो अगर मैं अब रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। पहले टोटल करके दिखा दो, टोटल एक्सपेंसेस, ऊपर आया था टोटल रिवेन्यू, नीचे आ गया टोटल एक्सपेंसेस, तो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। कितने परसेंट बोला क्वेश्चन है, प्रोविजन 30, हाँ 30%। तो 30% प्रोविजन बनाना है, तो 30% क्या बना लेंगे, प्रोविजन। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहां पर मेरा क्वेश्चन फिर खत्म। और लिखते प्रॉफिट फॉर द ईयर है, होता आफ्टर टैक्स है, बट लिखते ऊपर बिफोर टैक्स होगा ना, हमने टैक्स थोड़ी माइनस किया, तो आफ्टर टैक्स कैसे होगा, टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट, ठीक है ना। चलो अब एक एक करके चीजें डालना शुरू करते हैं, इसका नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं नीचे, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहले नोट आएगा शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल, ऑथोराइज भी दिखानी है और इशूड भी दिखानी है, तो 5-6 लाइनें छोड़ दोगे तो बहुत है। सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट भी है और जनरल रिजर्व भी है, तो इसके लिए भी 6-7 लाइनें छोड़ देना। थर्ड, थर्ड नोट हमने दिया किसको, अदर करंट लाइबिलिटीज को और फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटी, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिफ्थ नोट हमारा किस चीज का है, पीपी का, तो फिफ्थ नोट थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो फिफ्थ नोट के लिए जगह ज्यादा ले लेते हैं, पीपी, ये आ जाएगा फिफ्थ नोट, पीपीई। सिक्स्थ, सिक्स्थ किसके लिए है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, इन्वेंट्री सेवंथ, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, और एट्थ शॉर्ट टर्म एडवांसेस, एट क्या हो गया, शॉर्ट टर्म एडवांसेस। नाइन्थ किस चीज का है, नाइन्थ है अदर करंट एसेट्स और अदर एक्सपेंसेस,
नाइन्थ हमारा आ गया अदर करंट असेट्स और अदर एक्सपेंसेस। ठीक, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, क्रेडिट साइड को ले लो, क्रेडिट का साइड कम होती है। सबसे पहले क्या है, सेल्स। सेल्स हमारा क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 10,40,000। तो सेल्स को डायरेक्ट डाल दो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, 10,40,000। 10,40,000 किस में आ गया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। फिर उसके बाद कहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कितने के, 4,000 के। 4,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो ये हमारे लिए क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। तो अदर करंट लायबिलिटी में यहाँ पर दिखा दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने से, 4,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए कितने के, 4,000 के। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए क्या है, एक एडजस्टमेंट भी है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लास्ट में करेंगे, तो ये अभी मैंने क्या रखा, पेंडिंग रखा, इसको भी कर लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डाल देते हैं शेयर कैपिटल के नोट में। तो यहां पर पहले दिखा दो ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, 10,000 इंटू 100 है या 10,000। तो यहां लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। तो ऑथराइज तो हो गई 10 लाख, बट हमारी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड वाली कितनी होगी, कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने की, 4 लाख। 4 लाख की हमारी क्या हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। फिर जनरल रिजर्व का बैलेंस दे दिया कितना, 80,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस में यहां पर दिखा दो जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस कितना, 80,000। चाहे इनर कॉलम में दिखा सकते हो। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दिखा दो कितना, 80,000। ठीक है ना, जनरल रिजर्व आ गया कितना, 80,000। हाँ, तभी इनर कॉलम में लिखा है उसको। पी एंड एल अकाउंट 50,000, जनरल रिजर्व पे एडजस्टमेंट थी इसीलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा है। पी एंड एल अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, 50,000। ओपनिंग बैलेंस आ गया 50,000, तो ये भी डाल दिया हमने। क्रेडिटर्स हमारे क्या हैं, ट्रेड पेबल्स, आई थिंक डायरेक्ट लिखा था हमने, ट्रेड पेबल्स ये रहे क्रेडिटर्स कितने के, 1,84,000। 1,84,000 के ट्रेड पेबल्स हो गए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, पीपी में से माइनस करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजंस में नहीं दिखाते, इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से माइनस किया जाता है। तो 1 लाख और 1,10,000 हम क्या करेंगे, पीपी में से माइनस कर देंगे। तो 1 लाख और 1,10,000 माइनस कर दो। तो पीपी में हमने लिखे, अभी लिखे ही नहीं हमने, ठीक है, तो लिख देंगे अभी। यहाँ पर क्या क्या थे एक बार लिख लो, बिल्डिंग और मशीनरी लिख लो बस। बिल्डिंग है 5,80,000 की, मशीनरी है 2 लाख की। तो एक काम करो, इधर लिख लो बिल्डिंग कितनी है, 5,80,000, 5,80,000 और मशीनरी 2 लाख। इसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर लो। तो हमने क्या किया, ये डाल दिया, ये डाल दिया। कितना है, 1 लाख बिल्डिंग पे, 1,10,000 मशीन पे। तो 1 लाख बिल्डिंग पे, 1,10,000 मशीन पे। ठीक, नहीं लाइबिलिटी साइड नहीं दिखाते इसमें, शेड्यूल 3 बोलता है कि आप नेट करके दिखा दो इसको, तो नेट करके दिखाना होता है। फिर है 14% डिबेंचर्स, तो ये हमारे क्या होंगे, 14% डिबेंचर्स हमारे लिए क्या हो गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हमने डायरेक्ट डालना है, यहाँ डाल देना। कितने परसेंट थे, 14%। 14% डिबेंचर्स कितने के, 4 लाख के। 4 लाख के हमारे क्या आ गए, 14% डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अक्रूड बट नॉट ड्यू, यानी कि हमारे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अभी एक्रू हो गए बट ड्यू नहीं हुए, तो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। मतलब क्या हुआ कि हमारी अभी ड्यू डेट नहीं आई। जैसे मान लो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ते टाइम हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो मेरा ईयर एंड है, बैलेंस शीट डेट क्या है, 31 मार्च, लेकिन कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है वो 30 जून को पे करती है, 30 जून और 30 दिसंबर को पे करती होगी। तो कंपनी ने 31 दिसंबर को पे किया इंटरेस्ट, अब अगला इंटरेस्ट कब पे करेगी, 30 जून को, लेकिन बीच में क्या आ गई, 31 मार्च आ गई बैलेंस शीट डेट। तो 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया, अभी तक भले ही ड्यू ना हुआ, ड्यू कब होगा, जून में।
पे कब करना है, जून में, लेकिन 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको 3 महीने का इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट में। तो आपकी बैलेंस शीट में 3 महीने का इंटरेस्ट दिख रहा है कि आपका अक्रू हो गया बट अभी ड्यू नहीं हुआ, बट आपके ऊपर क्या है, एक लायबिलिटी तो है, तो अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। हाँ, जैन टू मार्च, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू कितना था, 28,000, 28,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी क्या है, अदर इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 24,000 की अदर इनकम। तो यहाँ अदर इनकम में दिखा दो 24,000, 24,000 की हमारी क्या आ गई, अदर इनकम। और अनक्लेम डिविडेंड, यानी कि आपके शेयर होल्डर्स ने अभी तक आपसे डिविडेंड नहीं लिया, तो वो भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो अदर करंट लायबिलिटी में दिखा दो अनक्लेम्ड डिविडेंड, कितना, 10,000। टोटल कितना हो गया, 28, 10, 38 और 4, 42,000, 42,000। क्लियर है सारी क्रेडिट साइड। चलो अब डेबिट साइड की बात करते हैं। डेबिट साइड में मशीनरी और ये डाल दिया। क्लोजिंग स्टॉक हमारा किधर आएगा, बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक हम कहां दिखाएंगे, सिर्फ बैलेंस शीट में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मतलब उसका एक ही इफेक्ट जाएगा। तो इन्वेंट्री दिखा दो, अच्छा हमने नोट बनाया हुआ है तो नोट नंबर 6 में दिखा दो क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 1,80,000, 1,80,000। तो इन्वेंट्री आ गई क्लोजिंग स्टॉक में 1,80,000। फिर उसके बाद लूज टूल्स रहेंगे। लूज टूल्स कितने के हैं, 46,000। तो लूज टूल्स दिखा दो, ये भी इन्वेंट्री का ही पार्ट है। लूज टूल्स 46,000, 46,000। तो लूज टूल्स हो गए हमारे 46,000। परचेजेस, कहते हैं हमने परचेज की फिनिश गुड्स की, किसकी परचेज करी, फिनिश गुड्स की, तो ये हमारा किस में जाएगा, P&L में, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर ना बस एक चीज देखना, चलो अब यहाँ पर जो परचेजेस दिखाते हैं हम, अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस जो दिया, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ दिया हो, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बैलेंस शीट में होता है, सॉरी ट्रायल बैलेंस में होता है, अगर हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो उसका इफेक्ट कितना जाता है, सिर्फ एक जगह जाता है, ठीक। कहता है यहाँ पर तो हमने सिर्फ वो बात करी जो हमारे लिए क्या है, परचेजेस है, जितने के हमने क्या किए, परचेज। बट जब हम उसमें डालते हैं, जब हम अपने P&L में दिखाते हैं, तो वहां पर वो वाली परचेजेस आती है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हुआ हो, एडजस्ट हुआ हो, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो चुका हो, एडजस्ट हो चुका हो, ठीक। तो चलो यहाँ पर अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है बैलेंस शीट के, इसके ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया हुआ है, तो हमारे मैंने क्या बोला कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो मतलब वो क्या होगा, वो आपका परचेजेस में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा, तो यानी कि परचेजेस जो है एडजस्टेड वाले होंगे। तो इसको यहाँ पर ये डाल दो, परचेजेस कितने की, 4,20,000 है ना, 4,20,000। लेकिन अब एक बात समझना, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया, तो आप उसमें फिर यहाँ पर चेंज इन स्टॉक अलग से मत दिखाना, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको किस में दिखा दिया, ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला था उसने, उसने बोला था क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000। तो 1,60,000 का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था किससे, ओपनिंग स्टॉक से। बट अब आपको यहां पर ये चेंज इन स्टॉक दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो ऑलरेडी आपने परचेजेस में एडजस्ट कर दिया। तो अगर आपका ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस में एडजस्ट हो चुका, तो फिर आपको क्या नहीं करना, उसको चेंज इन स्टॉक अलग से दिखाने की फिर जरूरत नहीं है, तो इसको नील कर देना। तो परचेजेस दिखा दो सिर्फ 4,20,000 की, सिर्फ परचेजेस आएगी 4,20,000 की, चेंज इन स्टॉक दिखाने की जरूरत नहीं।
अगर क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया होता एडजस्टमेंट में, तो यहाँ पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग भी कर देते और परचेज भी डाल देते, ठीक है ना। नहीं, एडजस्टमेंट में तो सिर्फ उसमें ये बता रखा है कि वो है कितना, उसमें डिफरेंस कितना है, बट क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में फिगर कहाँ दी हुई है, ऊपर ट्रायल बैलेंस, ठीक। तो मतलब उसका परचेजेस में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा, तो उसको इग्नोर कर देंगे। सैलरी आ गई 1,20,000 की, तो सैलरी डाल दो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1,20,000। डायरेक्टर्स फीस ना एक्चुअली हम अदर उसमें दिखाते हैं, अदर खर्चों में दिखाते हैं, इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट में नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टर फीस, रेंट, ये दोनों और ये बेड डेट्स, ये तीनों किधर चले जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस। डायरेक्टर फीस, रेंट और बेड डेट्स। अब लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो बेड डेट्स है उसके लिए हमारे पास क्या है, प्रोविजन भी बने हुए हैं, ठीक। चलो लेकिन प्रोविजन को लास्ट में देख लेंगे। अदर एक्सपेंस में यहां लिखो, एक आएगा डायरेक्टर्स फीस, कितना है 20,000। फिर क्या था, रेंट कितना है 52,000। बेड डेट्स 12,000। अब मैं ना तुम्हें बेड डेट्स की दो ट्रीटमेंट बताऊंगा। एक ट्रीटमेंट तो ये है कि बेड डेट्स को अलग से खर्चा मान लो और प्रोविजन का ट्रीटमेंट अलग रख लो, ठीक। एक तो क्या हुआ कि बेड डेट्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग मान लो और प्रोविजन का खर्चा बिल्कुल अलग दिखा दो, सब कुछ अलग से चल लो। ये ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा बेटर रहता है, शेड्यूल 3 इसी को ज्यादा वो करता है, सजेस्ट करता है कि ये वाला करो, ठीक है ना। वरना क्या होता है कि जो आपके पास पहले से प्रोविजन पड़ा हुआ है उससे बेड डेट्स को एडजस्ट कर दो। यानी कि आपके पास प्रोविजन कितने का पड़ा हुआ है, 6,000, 6,000, लेकिन आपके बेड डेट्स कितने हो गए, 12,000। तो ये मान लो कि आपका प्रोविजन 0 हो गया और बेड डेट्स के खर्चे 6,000 हो गए। प्रोविजन 0 हो गया और बेड डेट्स के खर्चे कितने हो गए, 6,000, तो बेड डेट्स डाल दो 6,000। फिर जो नया प्रोविजन चाहिए होगा ना, वो पूरा का पूरा प्रोविजन बना देना। बात तो लेकिन एक ही पड़ेगी, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल अप्रोच यही ले लेंगे कि बेड डेट्स हमारे अदर में डाल देंगे। बेड डेट्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, अदर खर्चा हो जाएगा, उसको अदर खर्चे में दिखा देंगे, ठीक। डेप्रीशिएशन कितना है, 40,000। डेप्रीशिएशन 40,000 है, उस 40,000 के डेप्रीशिएशन को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो किस डेप्रीशिएशन उसने क्वेश्चन में हमें बताया था कि कितना कितना डेप्रीशिएशन है, 16,000 ये और 40,000 ये। तो डेप्रीशिएशन का हमने वो बनाया है, नोट नहीं बनाया अलग से, हाँ पीपी में चला जाएगा सीधा। यहाँ डाल दो डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना, 40,000। और नोट नंबर 5 में दिखा दो। अच्छा, अब यहां पर भी एक पॉइंट आता है छोटा सा, देखना 2 मिनट ध्यान देना। डेप्रीशिएशन तुम्हें कहां दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर। डेप्रीशिएशन तुम्हें कहां दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर डेप्रीशिएशन नीचे एडजस्टमेंट में होना तो उसका इफेक्ट कहां जाता है, दो जगह जाता है। अगर नीचे ट्रायल एडजस्टमेंट में होता है डेप्रीशिएशन तो उसका इफेक्ट कितनी जगह जाता है, दो जगह। लेकिन यहां पर डेप्रीशिएशन आपको कहां दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस में डेप्रीशिएशन का देने का मतलब यह है कि आप उसकी एंट्री पास कर चुके हो आपने, यानी कि उसको फिक्स एसेट से एडजस्ट कर लिया। मतलब जो ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन था ना, ये 1,00,000, इस 1,00,000 में और इस 1,10,000 में ये 40,000 इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट तो एक ही जगह जाना है। और एक जगह मतलब हम क्या दिखाएंगे, खर्चा दिखाएंगे, पीएनएल में जो हमने खर्चा दिखा, ठीक है ना। तो सिर्फ क्या आएगा, वो खर्चा डाला जाएगा। तो डेप्रीशिएशन इसलिए इनमें से माइनस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अब खर्चा दिखाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किधर दिखाया जाएगा, खर्चे में, क्योंकि हमने उसका एक इफेक्ट ले लिया, सिर्फ एक इफेक्ट लेना बाकी। बात समझ आई क्या। अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो मैं यहाँ माइनस भी करता और किसमें दिखाता, अपने खर्चों में भी दिखा देता, ठीक। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना वरना दिक्कत होगी। इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने दिखाई हुई है 2,40,000 की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,40,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई 2,40,000, ठीक। फिर उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,000। तो अदर करंट एसेट्स, ये रहे नोट नंबर 9। नोट नंबर 9 में अदर करंट एसेट्स में दिखा दो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 4,000। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 4,000, ठीक। तो ये वाला भी हो गया। डिवेंचर का इंटरेस्ट खर्चा है हमारे लिए, तो फाइनेंस कॉस्ट में दिखा दो। फाइनेंस कॉस्ट ये रहा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना है, 56,000। 56,000 का क्या आ गया, डिवेंचर इंटरेस्ट। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स हमारे लिए क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो इसका हमने वो बनाया नोट, हाँ नोट नंबर 1। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या आ जाएगा, एडवांस टैक्स आ जाएगा, कितने का, 1,20,000। 1,20,000 का आ गया एडवांस टैक्स। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे क्या है, अदर एक्सपेंस।
सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी कि अदर एक्सपेंस कितना कितना आ गया 36,000। 36,000 डेटर्स आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में, बट इसका नोट बनाया है हमने, आई थिंक ये रहा। तो डेटर्स को क्या दिखा दो, इनर कॉलम में दिखा देना, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। कितने के डेटर्स हैं 2.5 लाख, 2.5 लाख के डेटर्स हैं। अब क्या बचा, बस बैंक बचा 60,000, तो बैंक दिखा दो ऊपर 60,000 बैलेंस शीट में सीधा, यहां पर आ गया 60,000, ठीक है ना। ये बैंक में आ गया कितना 60,000। अब क्या कह रहा है, कहता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स है उनको एडजस्ट कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ दो क्योंकि वो तो ऊपर किस में दिया हुआ था, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने परसेंट बनाने हैं 4%। इसका मतलब क्या हुआ सर कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपके डेटर्स कितने के थे, डेटर्स कहां हैं ये रहे, 2.5 लाख में से माइनस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, करना 2.5 लाख का 4% कितना हुआ 10,000। तो यानी कि डेटर्स हमारे कितने के दिखेंगे 2,40,000 के। अब हमारे पास जो प्रोविजन था, जो मैंने ऊपर पेंडिंग छुड़वाया था ना, ये प्रोविजन कहता है आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन कितने का बना हुआ है 6,000 का, जबकि आपको चाहिए कितने का 10,000 का। तो आपको 4,000 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, 4,000 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। तो वो 4,000 की 2 एंट्री होगी। 2 एंट्री कैसे हुई, एक तो ये हो गई, इधर माइनस हो गया एक, तो पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी, हमारे लिए खर्चा बन जाएगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो जाएगा 4,000। नहीं गलत है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं आएगा। शेड्यूल 3 बोलता है कि जिस भी चीज के लिए रिलेटेड है तो उसको नेट करके दिखाओ फिर। तभी हमने प्रोविजन फॉर एप्रिसिएशन भी पीपी में से माइनस किया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर में से माइनस करते हैं, ठीक है ना। शेड्यूल 3 बोलते हैं कि आपको नेट करके दिखाना है चीजों को। नहीं, वो कब होता है, अगर आपको नीचे बैलेंस एडजस्टमेंट में बैड डेट्स होते हैं ना, तो वो डेटर में माइनस होते हैं। अगर ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मतलब ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, बस उसमें खर्चे में दिखाना है आपको, ठीक। तो पहली हो गई, दूसरी हो गई, थर्ड वाली लास्ट में करेंगे। डेप्रीशिएशन हो गया, डेप्रीशिएशन में तुम चाहे नोट बना के दोनों का अलग अलग दिखा के 40,000 दिखा सकते थे, हमने टोटल में ऊपर इकट्ठा दिखा दिया, ठीक। कहता है लास्ट में डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया डिविडेंड और जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया, ये सब लास्ट की बात है, ठीक है ना। ये सब P&L जब बन जाएगा तब की बात है। चलो करना क्लोज, नोट नंबर 1 क्लोज हो गया, 2 अभी होगा नहीं, 3 हो गया, 4 अभी नहीं होगा, 5 कर लो। ये हो गया 4,80,000, ये हो गया 90,000, तो ये हो गया 5,70,000। 6 हो जाएगा कितना 2,26,000। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10th का भी करना, टोटल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1,24,000, 1,24,000। चलो डालना शुरू करना, पहले P&L में अमाउंट डाल दो। ये कितना हो गया 10,64,000, 10,64,000 का आ गया, ठीक। अदर एक्सपेंसेस कितने आए थे हमारे टोटल 1,24,000। करना टोटल एक्सपेंसेस का, $7,60,000। कहते हैं 7,60,000 में मतलब प्रॉफिट कितना आया फिर 1064 माइनस, तो ये 3,04,000। टैक्स निकालना कितना बन रहा है 30% करने पे कितना आ रहा है 91,200। तो यही जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये हमने यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनाया है, इसमें डाल दो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना 91,200। और ये नोट नंबर 4 हो गया कंप्लीट। कितना बचा बैलेंस 2 लाख, कितना बचा 2,12,800, 2,12,800, ठीक है ना। चलो 2,12,800 करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया, तो यहां दिखा दो प्लस करंट ईयर प्रॉफिट 2,12,800। अब उसने क्या बोला, कहते हैं ई पॉइंट में, सी पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, ई पॉइंट क्या बोल रहा है
कि डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया डिविडेंड कितना 25%, लेकिन कब किया 2 अप्रैल को, तो इसका तो कोई रोल नहीं होगा, ठीक है ना। 2 अप्रैल को किया तो इसका तो कोई रोल नहीं है, लेकिन उसने ट्रांसफर किए जनरल रिजर्व में 10%, ये हमने फिर 31 मार्च को ही कर दिए होंगे अगर इसकी कुछ नहीं दिया होता। तो एक काम करो, करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर दो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना 10%, यानी कि 21,280, और जनरल रिजर्व में प्लस कर दो ट्रांसफर 21,280। हालांकि तुम अगर इसको भी कब इसको भी क्या मान लेते हो, 1,01,280, और इसका कितना आ रहा है करना, टू 36 520, टोटल कितना हुआ, फिर ये गलत लग रहा है, नहीं नहीं इसमें ये दोनों 241520, ठीक है ना। तो ये आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, नोट नंबर 2 भी हो गया। तो अब हमारा P&L कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट में डालते हैं आइटम्स। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है, बैलेंस शीट का 4 लाख और 342,800, तो बैलेंस शीट में दिखा दो 4,342,800, ये हो गया 3 और 4, नोट नंबर 3 नोट नंबर 4 42,000 और 91,200, 42,000 91,200, ठीक। अब असेट साइड पे दिखा दो, असेट साइड में नोट नंबर 5 5,70,000 2,26,000 2,40,000, 5,70,000, ये हो गया 5,70,000। इसमें इन्वेंट्री कितने की थी, 226 आई थिंक, और ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के थे, 2,40,000 के, ट्रेड रिसीवेबल कितने के आ गए, 2,40,000 के। शॉर्ट टर्म एडवांसेस में एडवांस टैक्स आ गया और 1,20,000 का और 4,000, तो ये आ गए 1,20,000 और ये हो गया 4,000। बताना फटाफट से, टोटल मैच करो, 4 4 8 कितना आ रहा है, अलग अलग क्यों आ रहा है दोनों का, चेक करो वापस, 14,60,000 सही आंसर है। एक बार वापस चेक करो जिसका नहीं आया, 14,60,000 14,60,000। हाँ जी, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों साइड का टोटल क्या हो रहा है, मैच हो रहा है ना, नहीं हो रहा, ये मैच अमाउंट मैच करो, सारे अमाउंट चेक करो, लायबिलिटीज नहीं आ रही, 4 लाख की शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 342,800, 4 लाख की बोरोइंग्स, 184 के ट्रेड पेबल्स, 42 के ये, और 91,200 का ये। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो प्रोविजन फॉर टैक्स था जो 30% हमने निकाला था P&L में, वही है सिर्फ, हाँ 91,200, ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन था पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और 14 नंबर तक के आते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इस चैप्टर की, 14 नंबर पूरे हो जाएंगे। चलिए गाइस, थैंक यू।